हेलो स्टूडेंट्स, नावांकुर की डीजी लेसन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, जिसमें कुछ प्राणी सीधे ही पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्राणी पौधों एवं पौधों को खाने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपको पता है विभिन्न प्राणी भोजन क्यों करते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राणियों को गतिशील बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए एवं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव भोजन करता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के भोजन के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक संघटक हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, जो भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जैसे हमिंगबर्ड पौधों के मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं, लेकिन अजगर जैसे सर्प जो बहुत बड़े होते हैं, इस वंश के जो प्राणी होते हैं अपने शिकार को समूचा यानी कि पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास जो पानी में छोटे छोटे जीव तैरते रहते हैं, उन खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्या आपको पता है स्टारफिश मछली अपना आहार किस प्रकार से लेती है? स्टारफिश मछली यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये कठोर कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय शरीर के बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। इस प्रकार से तारा मछली अपना आहार पूर्ण कर लेती है। आइए अब हम आगे खाद्य अंतर्ग्रहण की अन्य विधियों को जानते हैं, जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मानव में पाचन की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका पूर्ण उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण करने की विधि से लेकर निष्कासन विधि तक किन किन मुख्य भागों में इनको बांटा जाता है और इनके कार्य के बारे में जानते हैं। तो आइए बात करते हैं पाचन तंत्र के मुख्य भागों की। इसमें नंबर 1 मुखगुहिका, बकल कैविटी, नंबर 2 ग्रसिका, ओइसोफेगस, नंबर 3 आमाशय स्टोमच, नंबर 4 क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत भी कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 पे है बृहदांत्र जिसे बड़ी आंत कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 6 पर है मलद्वार जिसे एनस कहा जाता है।
इन सभी भागों से मिलकर आहार नाल का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमारा भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति में क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, ये सब पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जो हमारे भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल रूपों में बदल देती हैं। आहार नाल एवं उससे संबंधित सभी ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए अब हम जानें आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। पाचन तंत्र में सबसे पहला भाग होता है मुख या मुखगुहिका। हम जब भोजन करते हैं तब भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन की अंतर्ग्रहण क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही भोजन को मुखगुहिका में लिया जाता है तब यह भोजन एक जटिल पदार्थ के रूप में होता है। तब इसे सरल पदार्थ में बदलने के लिए दांतों की सहायता से बारीक बारीक पीस दिया जाता है और यहाँ पर उपस्थित जीभ में लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये लार ग्रंथियाँ भोजन को अच्छी तरीके से उलट पलटती हैं और इसमें लाला रस को अच्छी तरीके से मिला देती हैं। यह लाला रस हमारे भोजन को अच्छी तरह से पाचन करने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। मुखगुहिका के बाद आहार नाल का दूसरा भाग होता है भोजन नली, जिसे ओएसोफेगस कहा जाता है। मुख एवं गले से होते हुए आमाशय तक जाने वाली नली ग्रसिका कहलाती है, जिसमें निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भांति भित्ति में संकुचन होता रहता है, जिससे भोजन नीचे की ओर सरकता रहता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। मानव पाचन तंत्र में ग्रसिका के बाद अगला भाग होता है आमाशय का। इसे स्टोमच कहा जाता है। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित कर देता है। आमाशय के बाद अगला भाग होता है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। क्षुद्रांत के बाद बात आती है यकृत की। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है। यकृत के बाद बात करते हैं पित्ताशय की।
यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इस थैली को पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्ताशय के बाद बात आती है अग्न्याशय की, जिसे पैंक्रियास बोलते हैं। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण की। अवशोषण की परिभाषा: पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद बात आती है रसांकुर या दीर्घरोम की। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घरोम कार्य क्या करते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब बात करते हैं स्वांगीकरण की। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। क्षुद्रांत में अवशोषण के बाद बात आती है बृहदांत्र की, जिसमें निष्कासन की क्रिया भी सम्मिलित होती है। बृहदांत्र क्षुद्र आंत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के अध्ययन के बाद अब हम बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की, जिसमें गाय, भैंस, शाकाहारी एवं अन्य जंतुओं की बात करेंगे। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है, जिसे प्रथम आमाशय भी कहते हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल करना कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। घास खाने वाले जंतुओं यानी कि रूमेन के बाद अब हम बात करते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन की।
अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। एक गोल संघनन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाव अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं खाद्यधानी की। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ जिस धानी में एकत्रित करता है उसे खाद्यधानी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म कण फंस जाते हैं। आपका अध्याय 2 यहाँ समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अध्याय में आए हुए अभ्यास प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का मानव पोषण के मुख्य चरण खालिस्तान, 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 खालिस्तान एवं खालिस्तान हैं। तो इसमें आएगा मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांगीकरण एवं निष्कासन हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम खालिस्तान है। तो इसमें आएगा यकृत। ग आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसका उत्तर है पाचक रस। प्रश्न नंबर घ क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो खालिस्तान कहलाते हैं। इसका उत्तर है दीर्घरोम। अगला प्रश्न है च अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है। तो इसका उत्तर है खाद्यधानी। प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो का नंबर पे आते हैं, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। इसका उत्तर है असत्य। खा जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो इसका उत्तर है सत्य। प्रश्न नंबर ग पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। इसका उत्तर है असत्य। प्रश्न नंबर घ रूमिनेंट निगली हुई भोजन को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। इसका उत्तर है सत्य। प्रश्न नंबर 3 का वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत्र। खा जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, उत्तर है बृहदांत्र। प्रश्न नंबर 4 कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम ए में है खाद्य घटक और कॉलम बी में है पाचन के उत्पाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पाचन का उत्पाद है शर्करा। प्रोटीन का है एमिनो अम्ल और वसा का है वसा एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 5 दीर्घरोम क्या हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य क्या हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान पाए जाने वाली उभरी हुई संरचनाएं
दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाती हैं। यह संरचनाएं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती हैं। दीर्घरोम के कार्य। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। नंबर 2, दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो रुधिर वाहिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर है पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उत्तर, कार्बोहाइड्रेट जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है उसका नाम है सेलुलोज। मानव सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? उत्तर, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? नंबर 1, पचे भोजन का अवशोषण, ये होता है क्षुद्रांत्र द्वारा। नंबर 2, भोजन को चबाना, ये होता है दांत के द्वारा। जीवाणु नष्ट करना, ये होता है आमाशय के द्वारा। नंबर 4, भोजन का संपूर्ण पाचन, ये होता है क्षुद्रांत्र के द्वारा। नंबर 5, मल का निर्माण, ये होता है मलाशय के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। उत्तर है मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता, दोनों में पाचक रस स्रावित होता है। अंतर है मानव में बिना पचा अवशिष्ट गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है जबकि अमीबा में अवशिष्ट खाद्य दाहिनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों से कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। लार ग्रंथि, उत्तर है लार रस स्रावित करना। आमाशय, उत्तर है अम्ल का निर्मोचन। यकृत, उत्तर है पित्त रस का स्रावण। घा, मलाशय, उत्तर है बिना पचे हुए भोजन का भंडारण। च, क्षुद्रांत्र, उत्तर है पाचन का पूरा होना। छ, बृहदांत्र, उत्तर है जल का अवशोषण। प्रश्न नंबर 12, पाठ्य पुस्तक में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जिसको आपको अपनी कॉपी पर बनाना है और इसका बार बार अभ्यास करना है एवं स्वच्छ बनाने का प्रयास करना है। जिसमें सबसे ऊपर है यकृत, इसके नीचे है पित्ताशय और आप दाईं ओर देख रहे हैं एक यू आकार की ग्रंथि दिख रही है, ये है आमाशय। आमाशय के नीचे आग्नेयाशय और इसके नीचे है क्षुद्रांत्र, उसके पास में है बृहदांत्र और सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मलाशय एवं गुदाद्वार।